जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मनोज जांगिड़ क्लासेज में। आज हम देखेंगे अध्याय नंबर 4 कार्बन और उसके यौगिक। ये जो टॉपिक है या जो ये लेसन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टि से भी इसमें बार बार बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अभी तक हमने जो भी चैप्टर कंप्लीट किए हैं उनके अगर आपको नोट्स चाहिए किसी भी स्टूडेंट्स को तो वो टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन कर सकता है और वहाँ से उनकी जो PDF है वो डाउनलोड कर सकता है। अच्छा, टेलीग्राम की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा और जिसके भी अगर आपको नोट्स चाहिए वहाँ पर आप मिल जाएंगे। किसी भी चैप्टर के जो नोट्स चाहिए तो वहाँ पर कमेंट्स कर दीजिएगा। आइए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अध्याय नंबर 4। देखो, ये जो पार्ट है वो कार्बन पर आधारित है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो कार्बन तो कार्बन एक हमारे जो अगर सृष्टि की बात करें तो इसके लिए एक महत्वपूर्ण हमारे पास तत्व है वो है कार्बन, क्योंकि हमारे जी पृथ्वी में जितने भी जो सजीव हैं या फिर जीव है उनका जो शरीर है उनमें महत्वपूर्ण भूमिका इस कार्बन की भी होती है। अर्थात हमारे जीवन की उत्पत्ति अगर ऐसा माना जाए तो वो कार्बन के द्वारा ही हुई है। तो कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व है। अब देखो, अगर हम बात करें आधुनिक आवर्त सारणी में कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है हमारे पास 6। तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो होता है हमारे पास 6। अब देखो, परमाणु क्रमांक 6 है तो कार्बन के अंदर जो प्रोटॉन की संख्या होगी नाभिक के अंदर वो भी हमारे पास 6 होगी। और इसके अगर हम कोषों की बात करें उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी 6 होंगे, अर्थात प्रोटॉन भी 6 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे और परमाणु क्रमांक होगा 6। अगर हम बात करें तो इसका मतलब है कि इसके कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन अगर भरने का क्रम देखें तो S कक्षक में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और P कक्षक में 4। तो ये हो गए 4 और 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है पहले कक्षक में हमारे पास 2 होंगे और दूसरे के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अर्थात अगर हम इसकी बात करें, इनको इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखें तो पहले अगर हम बात करें तो 2 होगा और दूसरे वाले में 4 होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 और 4। अच्छा, इसके अगर हम बनाए परमाणु संरचना तो ये हमारे पास इसका नाभिक हो गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये हमारे पास इसका पहला कक्ष हो गया और ये इसके पास हो गया दूसरा कक्ष। अरे, इस कार्बन की अगर हम बात करें तो पहला जो हमारे पास कोष है इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ये देखो, अगर यहाँ पर हम 2 इलेक्ट्रॉन भर दें, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन ये। और दूसरे कोष में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन अगर भरेंगे तो देखो 1 2 ये हो गए 3 और ये हो गए 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। तो ये हो गए इसकी परमाणु संरचना जिसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाते हैं। तो पहले वाले कोष में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और दूसरे वाले कोष में अगर हम अधिकतम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो केवल अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। इसी को हम अष्टक नियम भी कह सकते हैं। देखो, अष्टक नियम के अनुसार किसी भी अगर परमाणु के बाह्यतम कोष की अगर बात करें तो अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन पहले वाले कोष में केवल अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा, अगर देखो 4 तो इसके पास हैं, अब कमी कितने की रह गई? इसके पास केवल 4 इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि अगर इसको अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं तो इसके लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होंगे। तो इसका मतलब है इसका जो संयोजकता होगी वो 4 होगी। इसकी संयोजकता 4 होगी, मतलब चतुर्संयोजी होता है ये। तो कार्बन कैसा होता है? एक चतुर्संयोजी तत्व है। तो ये हो गया हमारे पास चतुर्संयोजी तत्व। तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो 6 होता है। इसमें प्रोटॉन 6 होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर 6 होते हैं। पहले वाले कोष में 2 होते हैं और दूसरे वाले कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 और 4, अर्थात इसका मतलब है कि पहले वाले में 2 और दूसरे वाले में 4। अरे, कोई भी जो अगर परमाणु है वो अपने बाह्यतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा? 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब अपना अष्टक नियम पूरा करना चाहता है। तो अष्टक नियम पूरा करने के लिए वो चाहे तो बाह्यतम कोष में कितने भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं या फिर जितने इलेक्ट्रॉन हो उतने त्याग भी सकते हैं, वही इसकी संयोजकता हो जाएगी। कि ये जो है 8 इलेक्ट्रॉन कैसे ग्रहण करेगा, तो अगला टॉपिक है कार्बन का उत्कृष्ट गैस विन्यास। कार्बन का उत्कृष्ट गैस विन्यास।
अच्छा, उत्कृष्ट गैस का मतलब क्या है? क्योंकि जितने भी हमारे पास उत्कृष्ट गैसें हैं या अक्रिय गैसें हैं, उनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण वो जल्दी किसी से अभिक्रिया नहीं करते, अर्थात वो निष्क्रिय होते हैं। वैसे ये कार्बन है, अगर बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए क्या क्या कर सकता है। तो देखो, कार्बन का उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त होता है, मतलब उत्कृष्ट गैसों का जो विन्यास है उसके जैसे इसका विन्यास कैसे बनेगा। तो देखो, पहली वाली अगर हम कंडीशन की बात करें तो पहली वाली कंडीशन में क्या हो सकता है कि यह जो कार्बन है इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अच्छा, अब इसको अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं तो इसका मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर सकता है। कितने ग्रहण कर सकता है? 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखो, ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें तो नाभिक के अंदर हमारे पास पहला वाला देखते हैं हम कंडीशन। अब देखो, इसके नाभिक में अगर हम बात करें तो 6 प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है, लेकिन बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और इसके भी बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी कि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ये 4 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर सकता है, तब जाकर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अच्छा, प्रोटॉन और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मध्य हमेशा आकर्षण बल पाया जाता है, अर्थात तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी कि जो प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है, इसलिए एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अब हम बात करें इसके नाभिक में अगर 6 प्रोटॉन हैं और बाह्यतम अगर कोश में हम देखें तो 2 और 4 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, मतलब 6 तो अंदर प्रोटॉन है और बाहर 6 इलेक्ट्रॉन हैं और ये इन सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, मतलब ये नाभिक की ओर आकर्षित हो रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं 4 इलेक्ट्रॉन और लाना है। पहले हम 1 इलेक्ट्रॉन को लेकर आते हैं। मान लेते हैं हमारे पास किसी भी परमाणु का 1 इलेक्ट्रॉन आ गया और ये इसके बाह्यतम कोश में आ गया और ये यहाँ पर आ गया, तो इसका मतलब ये 5वां इलेक्ट्रॉन आ गया हमारे पास। इसका मतलब है इस बार इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो गए हमारे पास? 7 हो गए, क्योंकि 2 अंदर और 5 बाहर, 7 हो गए। लेकिन प्रोटॉन तो कितने थे हमारे पास? 6 ही थे। अब 6 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉनों को खींचेंगे तो इसका मतलब इसको आकर्षण बल ज़्यादा लगाना पड़ेगा, मतलब पावर ज़्यादा लगानी पड़ेगी, क्योंकि 7 लोग हो गए बाहर, 6 अंदर थे, तो 6 लोग 7 लोगों को खींचेंगे तो और ज़्यादा इनको बल लगाना पड़ेगा। अच्छा, एक और आ जाए यहाँ से, अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन की और बात करें तो एक और आ गए, तो इस बार इसके पास अगर हम बात करें तो ये 8 हो गए हमारे पास इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कोश में कितने हो गए? केवल 4 और 2 भागे 6 प्रोटॉन है। 8 इलेक्ट्रॉनों को जब खींचेंगे तो इनको और ज़्यादा पावर लगाना पड़ेगा, क्योंकि 6 लोग 8 को अगर खींचेंगे एक अपनी ओर तो इसका मतलब उनको और ज़्यादा पावर लगाना पड़ेगा। वैसे अगर हम यहाँ से एक और की बात करें कि अगर हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाए और ये यहाँ पर आ जाए तो इस बार जो इलेक्ट्रॉन है पूरे इनके कोश में वो 9 हो गए। तो 6 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन, इस बार देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ज़्यादा हो गई। जब ये 9 इलेक्ट्रॉनों को जब अपनी ओर आकर्षित करेंगे तब पावर और भी ज़्यादा इनको लगाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा करने से क्या होगा कि जैसे जैसे अगर ये इलेक्ट्रॉन इसमें आते जाएंगे तो हमको पता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जब बहुत सारे हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण बल भी लगता है, अर्थात वो एक दूसरे को दूर करेंगे यहाँ से। तो ये जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इन इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण बल भी लगेगा, इसलिए ये एक दूसरे से दूर भी होते जाते हैं। इसलिए ये इनको ना तो अच्छी तरीके से खींच पाते हैं अपनी ओर प्रोटॉन और कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पाते, जिसके कारण इसकी जो आकृति है वो सही नहीं रहती है, अर्थात ये अनबैलेंस्ड हो जाता है। इसका जो परमाणु है बाह्यतम कोश से जो अनबैलेंस्ड हो जाता है, इसलिए कि ये जो है ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते जाता है, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लें तो ये जो है इसकी जो स्टेबिलिटी है वो सही नहीं होगी, अर्थात ये स्थिर नहीं रहेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण नहीं कर सकता और इसका अष्टक नियम पूरा नहीं हो सकता। ये है इसकी पहली कंडीशन। इसका मतलब है कि कोई भी जो कार्बन है अगर उसके हम बाह्यतम कोश की बात करें तो वो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो जो परमाणु की जो स्थायित्व है वो एक जगह स्थिर नहीं रहता। अब हम बात करें दूसरी कंडीशन की, हो सकता है कि इस बार वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण ना करें। अगर हम इनको बाहर ही निकालते हैं, बाहरी कोश में जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं इनको बाहर निकालते हैं, अगर हम इनको बाहर निकालेंगे तो इसका मतलब है कि 4 बाहर निकाल दे तो अंदर वाले में सिर्फ 2 रहेंगे और जिसके कारण ये क्या होगा, उत्कृष्ट गैस विन्यास का रूप धारण कर लेगा। अब हम बात करते हैं अगर 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें, इसका मतलब है हमको इसको ऊर्जा देनी पड़ेगी। ऊर्जा देंगे तो हमने मान लिया इसको जैसे 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक या इसको थोड़ा गर्म कर दिया या ऊर्जा दे दी, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर इस कक्षा से बाहर निकल गया। तो हम मान लेते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल गया, ये वाला।
अब हम बात करें इसमें केवल 3 रह गए, 1 2 और 3। अच्छा 3 में से हम क्या करें, इसको और गर्म करते रहेंगे और गर्म करते रहेंगे, तो ये जो सेकंड वाला है वो भी इस ऊर्जा को ग्रहण कर लेगा और हम मान लेते हैं कि ये सेकंड वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो भी बाहर निकल जाएगा। लेकिन इस बार कितना रह गए हमारे पास बाह्यतम कोश में, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह गए। लेकिन इसमें एक जो बात है वो ध्यान देने योग्य है। अब आप खुद बताओ, इसमें हमारे पास 6 प्रोटॉन थे, वो उस बाहरी कोश में 4 प्रोटॉन को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे, मतलब उसको खींच रहे थे। 6 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉनों को जब खींचेंगे तो पावर ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अगर हमने यहाँ इसको ऊर्जा दे दी तो ये 1 इलेक्ट्रॉन निकल कर चला गया। अब बाह्यतम कोश में सिर्फ कितने रहे, 3 इलेक्ट्रॉन रहे। इसका मतलब है कि 6 प्रोटॉन है, अब हमारे पास आदमी केवल बाहर 3 ही बचे। इसका मतलब 3 को तो और भी ज़्यादा पावर से खींचेंगे, क्योंकि जैसे जैसे अगर आदमी बाहर कम होते जाएंगे तो हम उनको आसानी से खींच सकेंगे। तो पहले हम 4 को खींच रहे थे, अब 1 चला गया तो अब 3 बच गए। हम 3 को आसानी से और ज़्यादा पावर से खींचेंगे, तो इसका मतलब है इनके मध्य आकर्षण बल बढ़ जाएगा जैसे बाहर जाएगा। अब सेकंड वाला भी चला गया, बाहर सिर्फ 2 लोग रहे लेकिन अंदर सिर्फ 6 लोग हैं। अब 6 लोग 2 लोगों को आसानी से खींच सकते हैं और उसको आसानी से जाने भी नहीं देंगे, तो इसलिए इनमें आकर्षण बल का मान और ज़्यादा बढ़ जाता है। हम मानकर चलते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल गए, थर्ड वाले को हमने ऊर्जा दी, मतलब बहुत ज़्यादा उसको गर्म कर दिया, ये ऊर्जा लेकर बाहर चला गया थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन भी। इसका मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, लेकिन बाह्यतम कोश में सिर्फ इस बार 1 इलेक्ट्रॉन रह गया। तब 1 इलेक्ट्रॉन जो है, लेकिन अंदर 6 प्रोटॉन है। अब देखो 6 लोग एक आदमी को खींचेंगे, अब चाहे आप उस पर कितना ही बल लगाओ, चाहे कितना ही प्रहार करो, वो उसको आसानी से छोड़ेंगे नहीं। 6 लोग जो है वो उस एक आदमी को नहीं छोड़ सकेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आकर्षण बल बढ़ जाएगा 6 लोगों का, जिसके कारण वो उसको छोड़ नहीं पाएंगे। अब देखो यहाँ से जो इसका आकर्षण बल है वो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप इसको चाहे कितने भी ऊर्जा दो, वो आसानी से ये जो 1 इलेक्ट्रॉन वो बाहर नहीं निकल पाएगा। इसलिए सेकंड वाली जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगी कि ये जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके भी उत्कृष्ट गैस का विन्यास धारण नहीं कर सकता। पहले वाले में हमने देखा था कि ग्रहण करके भी नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन त्याग कर भी नहीं कर सकता। अब इसके पास ऑप्शन क्या रहा कि ये उत्कृष्ट गैस विन्यास धारण कर ले। अब इसके पास एक ही ऑप्शन रहा, इसको मतलब बाह्यतम कोश में इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। तो ये हो सकता है कोई जो परमाणु आए, परमाणु के पास अगर इलेक्ट्रॉन हो तो हो सकता है उनसे साझा कर सकता है 8 इलेक्ट्रॉन। साझा का मतलब हो गया कि वो भागीदारी कर सकता है इलेक्ट्रॉनों की। मतलब अगर इसके पास कोई एक परमाणु आ गया, हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, देखो 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया। तो अब देखो 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, लेकिन ये हमको भी पता ही है इसको देगा नहीं। अब देगा नहीं पूरा, लेकिन ये कहेगा कि जब तक तेरे को चाहिए तब तक तो तू अपना इसमें उपयोग में ले ले, लेकिन जब मेरे को चाहिएगा तो मैं वापस अपने इलेक्ट्रॉन ले लूँगा। अगर ये देखो दोनों एक दूसरे में अगर ऐसे हिस्सेदारी निभाएंगे तो ये देखो ये इलेक्ट्रॉन तो इसके काम आ गया और इसका वाला इसको, क्योंकि इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी 2 पूरा करने के लिए और इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पूरी थी, दोनों की जरूरत पूरी हो रही है। लेकिन जैसे अगर उस ऊर्जा देंगे ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन हो सकता है वापस लेकर चले जाएं। तो अब देखो इलेक्ट्रॉनों के जो साझेदारी से अब इनके बीच में बंध बन जाएगा। यह सहसंयोजक बंध भी कहा जाता है, सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध। तो सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं? दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म की साझेदारी से जो बंध बनता है उसको कहा जाता है सहसंयोजी बंध। मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म भाग लेंगे और इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण इनके बीच में जो बंध बनता है उसी को सहसंयोजक बंध कहा जाता है। तो इसका मतलब है कि ना ये इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे ना ग्रहण करेंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बंध जरूर बना लेंगे, इसको कहते हैं सहसंयोजक बंध। तो इसका मतलब है कार्बन यौगिकों के मध्य सहसंयोजक बंध पाया जाता है। अब सहसंयोजक बंध की अगर हम बात करें तो वो देखते हैं कि सहसंयोजक बंध और कैसे कैसे बना सकते हैं। हो सकता है किसी में एक ही बंध बने, हो सकता है किसी में 2 बंध भी बन जाए और हो सकता है किसी में त्रिबंध भी बन जाए। तो वो कैसे बनते हैं ये तो सहसंयोजक बंध देखते हैं। आइए सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं हाइड्रोजन गैस का। हाइड्रोजन गैस का सूत्र होता है H2। इसका मतलब है हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, एक हाइड्रोजन का परमाणु हमारे पास ये रहा और दूसरे हाइड्रोजन का परमाणु ये रहा। अगर हम बात करें ये जो है वो इसका हो गया हमारे पास कोश और ये हो गया इसका नाभिक। वैसे दूसरे हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो ये है इसका कोश और ये हो गया इसका नाभिक, और नाभिक में हमारे पास है प्रोटॉन। अब देखो हमको पता है कि हाइड्रोजन वो 1 नंबर पर आता है, इसका मतलब बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे? केवल 1 इलेक्ट्रॉन। इसके बाह्यतम कोश में भी 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हम इलेक्ट्रॉन को अगर स्टार से दर्शाएं तो ये तो इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है और ये इस हाइड्रोजन की बात करें तो ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया।
अब हमको पता है कि पहले वाले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन रहना चाहेंगे। अब इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इस हाइड्रोजन की भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब देखो होगा क्या कि ये यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है इनकी साझेदारी करेंगे दोनों। जब साझेदारी करेंगे तो ये इस तरीके से ये इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये हाइड्रोजन वाला इस इलेक्ट्रॉन को काम में ले लेगा अपनी तरफ इस तरीके से। अब देखो ये जो हाइड्रोजन है उसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये जो हाइड्रोजन है उसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर इसके यहाँ पर जो है सहसंयोजक बंध बनाएंगे, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच में बंध बनेगा। तो ये तो है हमारे पास हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन था और ये हाइड्रोजन, और 2 इलेक्ट्रॉनों के मध्य जो बंध बनता है उसको हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। तो सहसंयोजक बंध ये हो गया और ये हो गई हाइड्रोजन की संरचना। तो देखो कितने बंध बने हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के मध्य 1 बंध, और ये है हमारे पास हाइड्रोजन गैस का सहसंयोजक बंध, जिसको हम एकल सहसंयोजक बंध भी कहते हैं क्योंकि एक बंध का निर्माण हो रहा है। अब हम बात करें ऑक्सीजन गैस की, O2 गैस। अब देखो O2 गैस में क्या होगा, हमारे पास ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन अगर हम बनाएं तो ये हमारे पास ऑक्सीजन और ये भी हमारे पास है ऑक्सीजन। अच्छा, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, देखो बाह्यतम कोश के अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये जो है हमारे पास ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पर। 8 पर है तो पहले वाले में तो आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ये इसका नाभिक हो गया, पहले वाले में 2। अच्छा, दूसरे वाले में कितने आएंगे, कितने रह गए, सिर्फ अब 6 रह गए क्योंकि 2 तो इसमें आ गए और कितने रह गए 8, यानी कि अब देखो 8 पूरा करने के लिए 6 और आएंगे यहाँ पर। इसका मतलब बाह्यतम कोश में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर दर्शा देते हैं, देखो 1 2 3 4 5 और 6। ये इस ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन थे, इस ऑक्सीजन के भी 6 रहेंगे। तो देखो 6 इसको डॉट से दर्शा देते हैं, 1 हो गया, ये 2 3 4 5 और ये 6। अच्छा, इसको अगर अपना बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए देखो 6 तो इसके पास है, 2 और चाहिए, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑक्सीजन के काम में ले लेता है, मतलब यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इसके काम में ले लेगा। तो इस ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस ऑक्सीजन के पास भी 2 की कमी थी तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा यहाँ से कर लेगा। तो इस ऑक्सीजन के पास भी कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर हम गिने तो 6 तो इसके पास थे, 2 ये हो गए तो इसके पास 8 हो गए, इसके पास 6 थे, 2 ये ले लिए तो इसके पास भी हो गए 8। अच्छा, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की संरचना बनाए, देखो ये तो ऑक्सीजन और ये है ऑक्सीजन, बाहर कितने बच गए, इधर 4 बच गए, 1 2 3 और 4। इस वाले में भी 4 बच गए, डॉट डॉट वाले, 1 2 3 और 4। अच्छा, यहाँ पर देखो ये 1 इलेक्ट्रॉन और ये 1 इलेक्ट्रॉन, इनके मध्य तो बन जाएगा 1 बॉन्ड, ये 1 इलेक्ट्रॉन और ये 1 इलेक्ट्रॉन, इनके मध्य भी बन जाएगा 1 बंध। तो कितने बंध बन गए, 2 बंध बन गए। तो इसका मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड आता ही मतलब कितना बन गए, द्विबंध बन गया, द्विबंध। और ये हो गया किसका, ऑक्सीजन गैस का। वैसे अगर हम बात करें एक और नाइट्रोजन गैस की, अगर हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएं, अच्छा इनको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते हैं नाइट्रोजन गैस की। तो नाइट्रोजन गैस के लिए हमारे पास ये रहा एक नाइट्रोजन और ये रहा दूसरा नाइट्रोजन। अच्छा, नाइट्रोजन कितने नंबर पर आता है, नाइट्रोजन 7 नंबर पर आता है। तो 7 नंबर पर आता है तो हमको पता है पहले वाले जो कोष में है वो तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो तो फिक्स है कि पहले वाले में 2 आते हैं। तो दूसरे वाले में कितने रह गए, 7 पूरा करने के लिए 5। तो इसका मतलब बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो हम 5 दर्शाएंगे बाह्यतम कोष में, 1 2 3 4 और 5। ये तो इस नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इस नाइट्रोजन के भी 5 ही होंगे, 1 2 3 4 और ये 5। अरे इस नाइट्रोजन को 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए मतलब 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो इस नाइट्रोजन के ले लेगा ये। तो ये वाला नाइट्रोजन देखो 5 तो इसके पास थे और ये 3 इसके ले लिया, तो ये हो गए 8। ये नाइट्रोजन है वो भी देखो 5 तो इसके पास है, 3 इसके ले लेगा, 3 ऐसे लेगा, तो यहाँ पर देखो ये इसके पास हो गए 8। अब इसकी अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाहर 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, ये नाइट्रोजन है इसके बाहर 2 इलेक्ट्रॉन रह गए। लेकिन यहाँ से हम देखें 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये, तो एक बंद तो ये हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये दूसरा वाला बंद हो गया 2, और 1 इलेक्ट्रॉन ये और 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया हमारे पास 3। तो नाइट्रोजन की ये जो है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है और ये कितना होता है, त्रिसंयोजी होता है, त्रिबंध पाया जाता है इसमें,
त्रिबंध, ऑक्सीजन में 2, हाइड्रोजन में 1 और नाइट्रोजन में त्रिबंध। तो ये है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है NH3 का बनाना है आप लोगों को अमोनिया का। अच्छा, बनाना कैसे है? नाइट्रोजन 1 लेना है और हाइड्रोजन 3। तो नाइट्रोजन 1 इस तरीके से ले लेंगे, हाइड्रोजन 3 हम इस तरीके से लगा देंगे, हाइड्रोजन ये 1, 2 और 3। यहाँ से इनके इलेक्ट्रॉन दर्शाना है, तो हाइड्रोजन का तो 1 इस तरीके से दर्शा देंगे, इस हाइड्रोजन का 1 ये हो गया और इस हाइड्रोजन का 1 ये 1 हो गया। लेकिन नाइट्रोजन के बायतम कोश में अभी हमने देखा था 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो 5 दर्शा देंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब देखो नाइट्रोजन के पास हमको 8 पूरे करने हैं, 5 तो इसके पास थे, 1 ये ले लेगा 6, 1 इस हाइड्रोजन का ले लेगा 7 और 1 इस हाइड्रोजन का ले लेगा 8। तो इसका मतलब नाइट्रोजन के पास तो 8 पूरे हो जाएंगे, ये वाले हो गए। अब हाइड्रोजन की बात करें, इसको 2 चाहिए, तो हाइड्रोजन के पास 1 था तो 1 ये ले लेगा, इस हाइड्रोजन के भी हो गए 2, इस हाइड्रोजन के लिए भी 1 खुद के पास था, 1 नाइट्रोजन का ले लेगा, इस हाइड्रोजन की बात करें खुद का है, 1 इस नाइट्रोजन का ले लेगा। तो ये किसकी बन गई इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मतलब NH3 की बन गई है, अमोनिया की। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप बनाना CO2 के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना। अच्छा, अब हम देखते हैं सहज संयोजक जो यौगिक होते हैं, सहज संयोजी यौगिक भी बोलते हैं इनको, सहज संयोजी यौगिकों के गुण, यौगिकों के गुण। अच्छा, गुण क्या होते हैं? देखो, ये जो इनके बीच में जो बंध बनता है वो इतना प्रबल नहीं बनता है, क्योंकि अगर इसको ऊर्जा देंगे तो वो आसानी से टूट जाते हैं। मतलब जो आयनिक यौगिक हमने देखा था अध्याय नंबर 3 में, आयनिक यौगिकों में आयन का निर्माण हो रहा था, प्लस और माइनस का, और हमको पता है जब आयन का निर्माण होता है तो इनके मध्य जो आकर्षण बल पाया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है, और इनके बल को तोड़ने के लिए, आयनों में अलग अलग तोड़ने के लिए हमको बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। इसका मतलब ऊर्जा ज़्यादा देनी पड़ती है, और ऊर्जा ज़्यादा देते हैं तो उसका गलनांक और क्वथनांक बहुत ज़्यादा हो जाता है, गलनांक व क्वथनांक बहुत ज़्यादा हो जाता है। अर्थात सहज संयोजी यौगिकों की बात करें आयनिक यौगिकों की तुलना में, देखो इसकी जब तुलना हम करेंगे आयनिक यौगिकों से, तो आयनिक यौगिकों की तुलना में सहज संयोजी यौगिकों का जो गलनांक और क्वथनांक है वो थोड़ा कम होता है, क्योंकि इसमें आयनों का निर्माण नहीं हो रहा, केवल सहज संयोजी बंध बन रहा है, जिसको हम अगर ऊर्जा देंगे तो कम ऊर्जा में ही ये टूट जाएंगे, इसलिए इनका गलनांक और क्वथनांक भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो पहला तो यही है, सहज संयोजी यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक आयनिक यौगिकों की तुलना में थोड़ा कम होता है। वैसे अगर हम बात करें सेकंड वाला, देखो आयनिक यौगिकों में क्या होता था कि जब इनको द्रव अवस्था में ले लेते थे तो इनमें विद्युत का चालन होता था, लेकिन इनमें विद्युत का चालन नहीं होता, विद्युत का चालन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इनमें आयनों का निर्माण नहीं हो रहा, और जहाँ आयनों का निर्माण नहीं होता वहाँ पर विद्युत का चालन भी नहीं होता। तो ये है सहसंयोजी यौगिकों के गुणधर्म। और कल हम देखेंगे कि ये जो है कार्बन वो कितने रूपों में पाया जाता है, कार्बन के उपयोग कहाँ कहाँ हैं, और कार्बन जो है उसकी रासायनिक अभिक्रियाएँ देखेंगे कि किस किस से अभिक्रिया कर सकता है, और जो है वो एल्केन एल्किन एल्काइन क्या होते हैं, इसी में समजातीय श्रेणी क्या होती है। अच्छा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और वीडियो को लाइक भी करें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।